हेलो, वेलकम टू स्टडी इन। हमने आरपीएससी के लिए कॉलेज का जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट कर लिया है पैरेलल। पहले 12th का सॉरी 11th का जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट कर रखा था और अभी कॉलेज का भी सिलेबस स्टार्ट कर लिया है। और उसमें हमने सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट की थी और उसमें भी हमने जो सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहला जो चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसमें हमने अग्रांतर संकारक के बारे में पहले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि पश्चांतर संकारक क्या होता है और विस्थापन संकारक क्या होता है। ये सारी की सारी जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तभी आगे की सारी चीजें जो है वो अच्छे से आप समझ सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज समझ में आएगी तभी आप पूरा का पूरा जो फॉर्मूले आगे आएंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले, उनको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, ये बीएससी और एमएससी। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस ईयर, उनमें भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले ये तीनों के तीनों ऑपरेटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अग्रांतर संकारक के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूं फिर से, ताकि पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आए आपको। अब देखो, जैसे अगर मैं एक बार रफली आपको बताऊंगी कि आपके पास में जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, यहाँ पर x जो है वो आपके पास में स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपके पास में कोई ना कोई प्रविष्टि है, कोई ना कोई एंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि x की जो वैल्यू जो वो आपको कुछ ना कुछ दी गई है, जैसे मैं बोलूं कि x की वैल्यू जो आपको a दे दी गई है, फिर a प्लस एच है, a प्लस 2h है, a प्लस 3h है, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। और इसके कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास में आएगी एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस 2h। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस 3h, ये हम लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंटरवल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, h का इंटरवल आ रहा है। इसमें भी h का डिफरेंस है, इसमें भी h का डिफरेंस है, इसमें भी h का डिफरेंस है। तो h यहाँ पर क्या है, अंतर जो है उसका अंतराल आपको यहाँ पर h दिया गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, यानी कि अग्रांतर संकारक की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अग्रांतर संकारक जो होता है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है, ये जो होता है ये अक्ष के दाहिने बिंदु पर परिभाषित होता है, यानी कि दाहिना बिंदु जो होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखो, जैसे आपको अगर अग्रांतर संकारक का मान निकालना है एफ ऑफ ए के लिए, यानी कि अग्रांतर संकारक एफ ऑफ ए का मान यदि आपको निकालना है तो ये डिपेंड किस पर करेगा, ये क्या डिपेंड करेगा ए प्लस एच पर, यानी कि दाहिने बिंदु पर। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा आपके पास में अग्रांतर संकारक ऑफ एफ ऑफ ए। यानी एफ ऑफ ए पर यदि आप अग्रांतर संकारक लगाते हैं, हो गया आपके पास में प्रथम अग्रांतर संकारक, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर आपके पास में ये हो गया, डिफरेंस ऑपरेटर आपके पास में ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये हम देख लिया था अग्रांतर संकारक के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, या डेल्टा साइन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे पश्चांतर संकारक के बारे में। पश्चांतर संकारक के लिए हम इसका यूज करेंगे और ये आपके पास में होता है नेबुला। चलो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो दूसरा पॉइंट है आपके पास में पश्चांतर संकारक, यानी कि नेबुला। पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक का मतलब होता है बैकवर्ड ऑपरेटर। इसको हम नेबुला बोलते हैं। नेबुला साइन से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और इसका नाम है नेबुला। अब देखते हैं इसके बारे में नेबुला किस प्रकार डिफाइन होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में डेल्टा यानी कि अग्रांतर संकारक है वो दाहिने बिंदु पर परिभाषित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पश्चांतर संकारक होगा, यानी कि जो नेबुला होगा, वो अक्ष के बाएं बिंदु पर क्या होगा, परिभाषित होगा। बाएं बिंदु के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा वो समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एफ ऑफ ए के लिए, अगर एफ ऑफ ए के ऊपर यदि हम नेबुला का यूज करते हैं, तो ध्यान रखना एफ ऑफ ए पर यदि आपको नेबुला का यूज करना है तो आपके पास में इसकी वैल्यूज क्या आएगी कि नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए आपके पास में आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि इसका जो बाया वैल्यू है, बाई वैल्यू क्या होगी इसकी, ए माइनस एच आ जाएगा। डिफरेंस एच का ही होना चाहिए, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो आएगी एफ ऑफ ए माइनस एच, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास में। तो ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर नेबुला की बात करें तो वो किस पर, बाएं वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बाएं बिंदु पर डिपेंड करेगा। एफ ऑफ ए माइनस एच आपके पास में यहाँ पर ये आ जाएगा।
और अगर इसको दूसरे तरीके से आप बोलना चाहते हो तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि जो पश्चात संकारक होता है या फिर प्रथम पश्चात संकारक जो होता है वो आपके पास में क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ध्यान से सुनना, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच जो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच का अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है, वो एफ ऑफ एक्स के लिए x बराबर a पर क्या होता है, पश्चांतर संकारक का मान होता है। फिर से सुन लो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, वो एफ ऑफ एक्स के लिए x बराबर a पर, एफ ऑफ एक्स के लिए x बराबर a पर क्या होता है, पश्चांतर संकारक का मान होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रथम पश्चांतर संकारक। ये आपके पास में, अब देखो सबसे पहले हमने एक बार यूज किया है, इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रथम पश्चांतर संकारक, या फिर इसको बोल सकते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया क्योंकि पावर 1 लगी हुई है, तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर नहीं भी समझे तो इतना याद रखना कि अगर डेल्टा आ जाएगा तो पहले क्या आएगा, a प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ ए आएगा, और यदि नेबला आता है तो सबसे पहले ये ऐसा ऐसा यहाँ पर आएगा और फिर माइनस आएगा, इससे एक कम यानी कि एच कम आ जाएगा, यानी कि a माइनस एच यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ये चीज आपको दोनों की दोनों याद रखनी है कि अगर नेबला लग जाता है तो क्या होगा और डेल्टा लग जाता है तो क्या होगा, और बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रथम पश्चांतर संकारक का मान ये निकाल लिए, अब हम निकालेंगे द्वितीय पश्चांतर संकारक का मान। इसका मतलब हम निकालेंगे नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए। ये आपके पास में द्वितीय पश्चांतर संकारक यानी कि सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। तो यहां से इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। इसको हम लिख सकते हैं कि नेबला इंटू नेबला ऑफ एफ ऑफ ए, ये हम इसको लिख सकते हैं। और यहां से आपको पता है कि ये आपके पास में आएगा नेबला, और इसको हम लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा, क्योंकि अभी अभी हमने नेबला का मान निकाला है, प्रथम पश्चांतर संकारक का मान निकाला है, तो ये आपके पास में आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहां से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नेबला अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास में नेबला एफ ऑफ ए माइनस नेबला एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आ गया। अब नेबला को हम किस प्रकार से लिखते हैं, नेबला को हम लिखते हैं सबसे पहले ये ऐसा कैसा आएगा, यानी कि एफ ऑफ ए आएगा, फिर माइनस आएगा, इससे एच कम यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा, फिर ये आ गया माइनस। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले ये ऐसा कैसा आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, तो ये आपके पास में ऐसा कैसा आएगा यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा, और फिर इसमें से एक कम करके यानी कि एच कम करके लिखेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ ए माइनस 2h, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां से इसको आगे सरल करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा, यहां से ये माइनस का और ये भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया ना, माइनस का 2 एफ ऑफ ए माइनस का एच हो जाएगा। यहां से इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस का 2h। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। सरल करके मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे वो समझिए। यहाँ पर देखो ये आपके पास में आ गया नेबला का स्क्वायर एफ ऑफ ए है। यहां से ध्यान से यदि आप देखते हो, यदि आप यहां से ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 1 आया तो पावर 0 यहाँ पर मिल रही है आपको, यहाँ पर 2 आ रहा है यानी कि स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर पावर 1 आ रही है, यहाँ पर भी पावर 1 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम nth टर्म देखते हैं तो आपके पास में कितना आएगा, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ, अब ये तो हमने केवल एक बिंदु के लिए लेकर चला है, यानी कि एक के लिए हमने इसको सोल्व किया है। अगर मैं यहाँ पर x लिख देता हूं तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू नेबला की पावर, जैसे यहाँ पर n लेते हैं, सॉरी यहाँ पर n लेते हैं, तो ये आएगा n, तो यहाँ पर आएगा नेबला की पावर n माइनस 1, nth टर्म देख रहे हैं हम, यानी कि nth बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आएगा नेबला की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ पर आएगा नेबला की पावर n माइनस 1, और ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आ जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पर हम x ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, x लेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, x लेंगे, तो हम ये हो गया आपके पास में क्या हो गया, ये व्यापक रूप भी हो गया इसका।
ठीक है, ये व्यापक रूप हो गया। यहाँ पर ये केवल x बराबर a के लिए, ये केवल x बराबर a के लिए। अगर व्यापक रूप में आपको इसको लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, x ले सकते हो, यहाँ पर आप x ले सकते हो और यहाँ पर x लोगे तो ये व्यापक रूप बन जाएगा। ये आपके पास में जनरल फॉर्म बन गया। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर भी आप क्या लेते हो, x लेते हो और यहाँ पर भी x लेते हो और यहाँ पर भी x लेते हो, तो ये आपके पास में क्या बन गया, ये व्यापक पद बन गया, व्यापक रूप बन गया किसका, द्वितीय पश्चांतर संकारक का। ये आपके पास में आ गया। तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में ज्यादा रखनी है, क्योंकि अगर हम n टाइम्स यदि पश्चांतर संकारक को अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर f ऑफ x और f ऑफ x माइनस h, ये ऐसा कैसा रहेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये आपके पास में हो गया पश्चांतर संकारक के बारे में। ठीक है, तो पश्चांतर संकारक जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं विस्थापन संकारक। ठीक है, ये देखने के बाद में हम इनके लिए जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखना है और इसको अप्लाई किस प्रकार से करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, बस और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब देखो विस्थापन संकारक की बात करें, विस्थापन संकारक यानी डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। देखो विस्थापन संकारक को हम किस प्रकार से लिखेंगे, विस्थापन संकारक जो होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, यानी ई। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट विस्थापन संकारक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि संकारक ई भी बोल सकते हैं इसको, यानी ऑपरेटर ई भी इसको हम बोलते हैं। ई जब भी आपको दिखाई दे इसका मतलब समझ जाना कि ये विस्थापन संकारक है। तो देखो विस्थापन संकारक को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखना कि विस्थापन संकारक जो होता है वो अपने से एक आगे वाले टर्म पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसे अक्ष का जो मान हम लेते हैं, जैसे ए ले लिया, तो विस्थापन संकारक यदि आप उस पर अप्लाई करते हो एफ ऑफ ए पर, तो वो जो मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा, यानी कि उससे जस्ट आगे वाला मान आपको मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं इसको पूरा अच्छे से। जैसे आपके पास में एफ ऑफ ए के लिए हम बात कर लेते हैं, तो जैसे एफ ऑफ ए पर यदि आप विस्थापन संकारक ई यदि अप्लाई करते हो तो आपके पास में ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में, यानी कि यहाँ पर ई की पावर कितनी है, एक है, तो एक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंटू एच जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में प्रथम विस्थापन संकारक हो गया। अब इसको यदि हम व्यापक रूप में लिखना चाहे, यानी कि एक्स के फॉर्म में लिखना चाहे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स यदि आपके पास में है कोई फलन, यदि आप इस पर विस्थापन संकारक अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके पास में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपको ई स्क्वायर अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास में, यानी कि सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है वो हम देख रहे हैं, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में, ई को हम पहले बाहर लिख देते हैं और ये बन जाएगा ई एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ई और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक बार अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार अप्लाई कर रहे हैं तो या एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब हम फिर से एक बार और अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो पहले से था, इसमें एच और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2h। ठीक है, अब डायरेक्ट इतना नहीं करना आपको, अब डायरेक्ट लिख सकते हो कि ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स यदि आपके पास में आ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर आएगा 3h, यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर आएगा 4h। इसी प्रकार से यदि हम आगे चलते जाए और यदि nth टाइम यदि अप्लाई करें इसको, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास में e की पावर n एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ये आएगा आपके पास में nh, ये आपके पास में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम विस्थापन संकारक यानी कि ऑपरेटर ई जो है वो अप्लाई करते हैं। यदि ऑपरेटर ई आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है तो, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तब इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच आ जाएगा। यानी कि जितना अंतराल का, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में अंतराल जो है वो आपको दिया जाएगा, कितना भी अंतराल दे सकते हैं, जो जितना अंतराल दिया जाएगा उस अंतराल को यहाँ पर जो पावर होगी इससे मल्टीप्लाई करके एक्स में ऐड कर देंगे सॉरी एक्स में ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास में आएगा विस्थापन संकारक। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी आप यहीं से विस्थापन संकारक का प्रतिलोम भी बना सकते हो, यानी कि प्रतिलोम संकारक भी आप इसको बोल सकते हो। किस प्रकार से बोलेंगे, यदि आप n की वैल्यू -1 लेती हो, सपोज करो n की वैल्यू यदि आप -1 लेते हो तो ये आपके पास में बन जाएगा कि ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा आपके पास में, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पर -1 रखोगे तो ये आएगा माइनस का h।
तो ये आपके पास में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम संकारक यानी कि इनवर्स ऑपरेटर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही यहाँ पर -2 भी ले सकते हो, -3, -4, -5 कुछ भी ले सकती हो। ठीक है, इसके अलावा देखो इसकी इसकी केवल 3 ही प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी वो आप यहीं पे देख लीजिए। इसका जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप यदि e के 0 लगा दोगे पावर में, ठीक है, जब भी आप e की पावर में 0 लगा देते हो तो ये बराबर होता है आपके पास में 1 के, यानी कि यहाँ पर f ऑफ x यदि आपने लिया है तो ये आपके पास में हो जाएगा f ऑफ x के बराबर हो जाएगा, यानी f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि आपके पास में e की पावर 0 की वैल्यू यदि आपको पूछी जाए तो वो लगभग बराबर होती है 1 के। ये आपको ध्यान में रखना है केवल, ठीक है, कि e की पावर यदि 0 लगाते हैं तो वो लगभग 1 के बराबर होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से ये है कि यदि आपको बात की जाए कि जैसे ये आपके पास में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, तो ध्यान रखना ये कभी भी बराबर नहीं होता है ई एफ ऑफ एक्स की पावर होल पावर 2 की। ठीक है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगी। ठीक है, क्यों बराबर नहीं होगी? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू यदि हम देखना चाहे तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी, देखो अंदर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर होल पावर 2 लगी हुई है तो होल पावर 2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों अलग अलग आ रही है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं ना, अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध जो है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दिया, इसको डेल से, इसको नेबुला से, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो एक से मान लीजिए आप सबके बारे में सेम प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको केवल डेल्टा लेके चल रहा हूँ, डेल्टा के बारे में प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वैसे तीनों के बारे में क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास में होगी कि अगर आपको जो कोई फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपके पास में अचर है, कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन आपके पास में अचर है, तो आपके पास में अग्रांतर संकारक और पश्चांतर संकारक दोनों के दोनों मान जो होते हैं उसके लिए 0 होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो देखो मैं यहाँ पे लाइन भी लिख देता हूं, आप स्वयं इस लाइन को लिख लेना कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल्टा जो होता है वो 0 होते हैं। अचर फलन पर अंतर संकारक डेल्टा 0 होता है। जो मैं बोल रहा हूं वो भी साथ साथ में लिख लेना, 0 होता है। तो देखो इसको प्रूव भी कर देते हैं। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया गया है, जैसे सी मान लीजिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सी आपके पास में क्या है, कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई ना कोई अचर वैल्यू है। तो यदि यहाँ पर आपको डेल्टा अप्लाई करना हो तो डेल्टा किस प्रकार से आप अप्लाई करते हो, डेल्टा अप्लाई करते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से हम इसको डेल्टा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स का मान सी आ रहा है, अब सी प्लस एच करो चाहे सी माइनस एच करो वो हमेशा क्या रहेगा, सी ही रहेगा। तो यहाँ से यदि इसकी वैल्यू लिखेंगे तो भी सी आएगा, माइनस इसकी वैल्यू लिखेंगे तो भी सी आएगा, और इक्वल टू आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यदि नेबुला का यूज करोगे तब भी आपके पास में मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास में है कि अचर राशि के लिए संकारक डेल्टा क्रम विनिमय होता है। ठीक है, अचर राशि के लिए संकारक डेल्टा क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। देखो इसका मतलब क्या है वो समझिए कि जैसे आपके पास में कोई ना कोई सी, आपके पास में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको कोई ना कोई फलन दिया गया है, तब यदि आप c इंटू एफ ऑफ एक्स पर यदि आप डेल्टा का अप्लाई करते हो, यानी डेल्टा का यूज करते हो, यानी डेल्टा अप्लाई करते हो आप, यानी कि अग्रांतर संकारक इसका निकालना चाहते हो, तो वो आपके पास में हो सकता है कि c बाहर आ जाए, c कांस्टेंट है तो c को हम बाहर ले सकते हैं, और फिर आपके पास में आएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो एक क्रम विनिमय हो गया ना एक तरीके से, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो कि आप इसको इस प्रकार से अप्लाई जो है वो कर सकते हो। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो आपके पास में है कि बंटनता नियम। देखिए बंटनता नियम क्या है, बंटनता
नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो देखो क्या होता है इसके लिए। आप सभी जानते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा अवकलन समाकलन के ऊपर भी ये नियम जो है वो अप्लाई होते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही नियम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे एफ कोई फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इनका योग दिया गया है और इस योग के ऊपर यदि आप डेल्टा अप्लाई करते हो तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एफ जी ऑफ एक्स, सॉरी डेल्टा जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यानी कि अलग अलग डेल्टा जो है वो अप्लाई कर सकती हो। तो ये हो गया आपके पास में बंटनता नियम। फिर देखिए आगे, आगे आपके पास में है रेखिकता नियम। नंबर 4 पर है रेखिकता नियम। रेखिकता नियम, रेखिकता नियम का मतलब होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखो क्या होगी इसमें कि यदि आपको जैसे दिया गया है कि C1 f ऑफ x दिया गया है प्लस C2 g ऑफ x यदि आपको दिया गया है और इस पर यदि आपको डेल्टा अप्लाई करना है तो इसको आप निम्न प्रकार से भी लिख सकते हो। किस प्रकार से, वो ध्यान से देखिए। इसको आप लिख सकते हो जैसे C1 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हो और f ऑफ x पर यदि आप डेल्टा अप्लाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। प्लस इसी प्रकार से C2 इस बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है और ये आएगा डेल्टा जी ऑफ एक्स। ये होती है आपके पास में लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी रेखिकता नियम। इसके बाद में हम देखते हैं घातांक का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि घातांक का नियम 5वां देखिए, घातांक का नियम। तो घातांक का नियम भी एकदम सिंपल सा है कि जैसे आपके पास में m और n कोई ना कोई पूर्णांक दिए गए हैं, m और n जो है आपके पास में ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि i है, कोई ना कोई पूर्णांक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास में डेल्टा की पावर m है इनटू डेल्टा की पावर आपके पास में n है, f ऑफ x है, तो इसको आप बराबर में लिख सकते हो कि डेल्टा की पावर m प्लस n f ऑफ x, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर की बात करते हैं कि दो फलनों का गुणन यदि आपको दिया जाए तब परिमित अंतर हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पॉइंट आप लिख लेना कि दो फलनों का गुणन का परिमित अंतर हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लीजिए। जैसे आपको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है और एक जी ऑफ एक्स दिया गया है और इनका मल्टीप्लाई आपको दिया गया है। अब यदि इसके ऊपर यदि आपको डेल्टा अप्लाई करना है तो डेल्टा अप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा वो समझिए। देखो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। आपको याद होगा कि दो फलनों का गुणनफल का यदि आपको अवकलन करना हो तो वो किस प्रकार से हम करते हैं वो आपने सीखा था। तो देखो अवकलन किस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो कि अवकलन के लिए हम डी अपॉन डी एक्स का यूज करते थे, यहाँ पर हमने डेल्टा का यूज कर लिया है। तो ये क्या आएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स, पहले ऐसा कैसा आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जी ऑफ एक्स का अवकलन करते थे, यानी कि यहाँ पर हम बोल देंगे कि आएगा डेल्टा जी ऑफ एक्स, फिर प्लस आएगा, फिर जी ऑफ एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स का अवकलन, यानी कि यहाँ पर डेल्टा है तो डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। जैसे वैसे ये बोलने का तरीका गलत है, अवकलन हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि अवकलन का फॉर्मूला आपको याद होगा सबको। तो यहाँ से आप डेल्टा भी इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। बस केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, उसमें आपको क्या करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच का यूज करना है। बस केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है और बाकी फॉर्मूला जो एज इट इज है जैसे अवकलन का होता है वैसे ही ये है, ठीक है। तो ये आपके पास में गुणन के ऊपर यदि आपको अंतर संकारक यूज करना है तो वो किस प्रकार से करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में देखो दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, यानी कि द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए क्वोशिएंट ऑफ ए टू फंक्शंस। तो देखिए सातवां पॉइंट है आपके पास में, यदि भागफल आपको दिया जाए, यानी कि जैसे एफ ऑफ एक्स है आपके पास में और अपॉन आपको दिया गया है जी ऑफ एक्स, यदि आपको इसके ऊपर यदि आपको डेल्टा जो है यानी कि परिमित अंतर जो है वो अप्लाई करना है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखो नेबला का यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों का फॉर्मूला जो है वो शायद तक लगभग सेम बनेगा, ठीक है। तो वैसे आप एक बार डेल्टा के लिए मान के चले इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डेल्टा के लिए अगर इसको मान के चलेंगे तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का यदि आपको अवकलन करना था तो आप क्या करते हो, पता है आपको क्या करते हो। सबसे पहले नीचे आएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जी ऑफ एक्स को ही यदि हम जी ऑफ एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं। फिर यहाँ पर जी ऑफ एक्स ऐसा कैसा आता है, यानी कि जी ऑफ एक्स ऐसा कैसा आता है, और फिर हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स का हम क्या करेंगे
परिमित अंतर ले लेंगे, यानी कि डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास में, फिर माइनस आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स ऐसा कैसा आएगा, और जी ऑफ एक्स के हम क्या लगा देंगे, परिमित अंतर यानी डेल्टा का यूज करेंगे इसके ऊपर, तो ये आएगा डेल्टा जी ऑफ एक्स, ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बस आपको करना केवल इतना है कि यहाँ पर नीचे जो है वो एक पर x प्लस एच का यूज करना है और एक पर जी ऑफ एक्स का यूज करना है, बाकी फॉर्मूला अवकलन वाला सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास में सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से हम डेल्टा का यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नेबुला का यूज कर सकते हैं। और जो ई वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो आपके पास में विस्थापन संकारक होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर जो होता है, ई जो होता है, इसके लिए भी देखिए जो अचर फलन वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्रम विनिमय वाली भी हो सकती है इसके ऊपर, बंटनता वाली भी हो सकती है, रेखिकता वाली भी हो सकती है, और घातांक नियम वाली भी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हम कर सकते हैं। तो देख लीजिए, बता देता हूं एक बार, जैसे ई आपके पास में, तो सी से यदि ई को मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन है आपके पास में एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि ई आपके पास में बाद में अप्लाई करें, पहले सी को फंक्शन से मल्टीप्लाई कर ले, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बंटनता नियम की बात करें, जैसे एफ है आपके पास में प्लस जी, दो फंक्शन है, यदि इस पर ई अप्लाई करना चाहते हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ई एफ प्लस ई जी, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अचर फलन पर की इसकी बात करेंगे तो ये शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे एफ ऑफ एक्स पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच आता है, और ये आपके पास में केवल एक सिंगल फंक्शन है, न कि अंतर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो, अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या आएगा आपके पास में, कांस्टेंट ही रहेगा, जो इसकी वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रेखिकता नियम भी सेम टू सेम ऐसे अप्लाई होगा, घातांक नियम वो भी ऐसे अप्लाई होगा, जैसे ई की पावर एम है इंटू ई की पावर एन आपके पास में आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ई की पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पास में तीनों संकारक हो गए, तीनों ऑपरेटर हो गए, तीनों ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, अप्लाई किस प्रकार से करते हैं ये भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको ध्यान में रखनी होगी। अग्रांतर और प्रशांतर के लिए सेम प्रॉपर्टीज का यूज होता है, विस्थापन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होता है, जैसे इसका यूज नहीं होता है और इनका यूज नहीं होता है, गुणनफल और भागफल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।